गांव में 3 मॉडर्न जेठानी, 2 संस्कारी देवरानी। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें प्रेमा देवी ने गांव में 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। एक दिन कांची प्रेमा से कहती है, और बताओ प्रेमा, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 पांडव शहर से? बस बीते दिनों तार भेजा था, अब की बरस 5 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी सर्विस में मेरे बेटों की बहाली हो जाएगी, तो घर संसार भी बस जाएगा। प्रेमा कांची से अपने मन की अभिलाषा बता ही रही थी कि अचानक उसके 3 बेटे रोहित, अंशुल और राजवीर 3 लड़कियों के साथ चले आते हैं। उनके तंग शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स चीख चीख कर उनके शहरी होने का बयान दे रहा था। पूरे गांव की नजर उन्हीं पर गड़ी हुई थी। अरे ऋतिक, अंशुल, राजवीर, तुम तीनों यूं अचानक गांव, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, और ये अंग्रेजी मेम साहब कौन है? अपनी माँ प्रेमा की पूछताछ देखकर राजवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह झिझकते हुए कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहू हैं। ये सुनकर प्रेमा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह माथे पर हाथ धरकर बोलती है, वाह रे मेरी नकारी औलाद, क्या खूब दिन दिखाया। इन मॉडर्न लड़कियों से शादी करके अपनी माँ के सपने को मिट्टी में मिला दिया, सुध-बुध बिसरा दिया था क्या, जो इन अधनंगी लड़कियों को लुगाई बनाने से पहले एक बार भी जात बिरादरी के बारे में नहीं सोचा। ओह गॉड सासू मॉम, अब बंद भी कीजिए ये सो कॉल्ड सास वाला मेलो ड्रामा। इन दही से लोगों का यही ड्रामा है, भावनाओं में बहते रहते हैं। क्या खराबी है हमारे कपड़ों में? थोड़े छोटे ही तो हैं। अरे खराबी शब्द ही फीका है तुम तीनों के तंग कपड़े के आगे। ऐसा लग रहा है जैसे फैशन के आड़ में बचिया का फ्रॉक लटका लिया हो। ये सुनकर तीनों शहरी बहुएं गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाली? जिसकी लास्ट, अगर और बेइज्जती नहीं करनी तो पत्ती गली पकड़ लो। प्रेमा की तीनों शहरी मॉडर्न बहुओं का बिगड़ैल बोलबाला सुनकर कांची वहां से चली जाती है, मगर उस रात प्रेमा की आंखों में नींद जैसे दुश्वार हो गई थी। आज पूरे गांव घर में मेरी ही शहरी मॉडर्न बहुओं की चर्चा चल रही होगी। इससे पहले कि मेरे 2 बेटे मोहित और युग भीमन मौजी की तरह मॉडर्न बहू ले आए, समय रहते मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह प्रेमा देवी अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादी भारती और देविका नाम की 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं से कर देती है। जैसे ही दोनों संस्कारी देवरानी ससुराल में मॉडर्न जेठानियों को देखती हैं तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आती है। तभी स्टेला कहती है, ऐना मीशा, जरा देखो तो हमारी सो कॉल्ड संस्कारी देसी देवरानी हमको कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। कोई बात नहीं, देखने दो। वैसे इनका ये सलमा सितारा वाला लल्लन टॉप लहंगे की तड़कीली भड़कीली चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानियां अपने फैशन का जलवा दिखाकर इतराती हुई कमरे में चली जाती हैं और प्रेमा कहती है, बहू, अपनी शहरी मॉडर्न जेठानी की असरफिरी दशा देखकर तुम समझ गई होगी। जब से आई हैं पूरे गांव में थू थू हो रही है। मेरे लिए तो ये देखना मर मिटने जैसा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बहू बनाया ताकि संस्कार की संगति करके मेरी मॉडर्न बहुओं का मन फिराव हो सके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मॉडर्न जेठानी को बदलने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। दोनों संस्कारी देवरानी अपनी शहरी मॉडर्न जेठानियों को बदलने के मिशन में लग जाती हैं। अगली सुबह, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पता नहीं कौन गवार फटे ढोल की तरह हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह, अब तो देखना ही पड़ेगा। तीनों मॉडर्न जेठानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे से बाहर आकर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, बंद करो ये घंटा बजाना सुबह सुबह, सर दर्द कर दिया। ओहो जेठानी जी, भगवान के मंदिर में कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं। बंद करो ये बकवास, तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, जो इस घंटी को बजा बजा कर हमारी बैंड बजा रही हो, गंवार कहीं की। जेठानी जी, आपके लिए भले ये गंवारपंती है, मगर हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। अरे देविका, शायद इन्हें संस्कारों से भेंट नहीं हुई होगी। शहरी माहौल में जो पली बड़ी है हमारी मॉडर्न जेठानी, तभी तीनों की तीनों खुद को 30 मार खा समझती है। बंद करो अपनी जुबान, तुम 2 कौड़ी की देवरानी खुद को समझती क्या हो? 6 मीटर की साड़ी पहनने से संस्कार साबित नहीं हो जाते। न कपड़े पहनने ओढ़ने की ढंग है, न मेकअप का। बड़ी आई 36 गुणों वाली संस्कारी बहू बनने। हाँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों देवरानी अपनी जेठानी को संस्कार के सांचे में ढलने की अनगिनत कोशिश करती हैं, मगर शहरी मॉडर्न जेठानियों के अतरंगी हरकतों में कोई भी इजाफा नहीं आता। एक रात की बात है। माँ जी, जेठानी जी, खाना बन गया है, सभी आ जाइए। अरे वाह बहू, आज तूने मेरी पसंद का खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। सचमुच आरती और देविका, माँ बिल्कुल सच कहती है।
तुम दोनों में संस्कारी बहू के 36 गुण कूट कूट कर भरे। संस्कारी बहू के साथ गुणवान गृहिणी भी हो। अपनी देवरानी के संस्कारों की बखान सुनकर मॉडर्न जलकोकड़ी जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई कहती है, राजवीर, हमारी देसी देवरानी के खाने में ऐसा भी कौन सा खजाना नजर आया तुम्हें जो रमता जोगी बने बैठे हो? अरे ये भी कोई खाना है? हमें ये घास फूस खाने की आदत नहीं है। जाओ जाकर हमारे लिए फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जेठानी जी, क्योंकि ये हमने खास आप तीनों के लिए बनाया है। क्यों देहाती देवरानी, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या खाना चाहिए? हे भगवान जेठानी जी, जरा अपनी अंग्रेजी जुबान पर ताला लगाकर अपने चरमराए बॉडी पर नजर दौड़ाइए। तीनों कैसे सूखकर कांटा हो गई हैं। थोड़ा तो अपने सूखे शरीर पर तरस खाइए, वरना एक दिन हवा का तेज झोंका चल गया ना तो आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। दो कौड़ी की देवरानी, हमारा मजाक बनाती हो? तुम जैसे जाहिलों को क्या पता हमारे शहर में पतलापन नहीं बल्कि बॉडी मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, स्टूपिड सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं। तीनों मॉडर्न जेठानी अपने तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अपनी जेठानियों को बाहर आता देख देविका बोलती है, जेठानी जी, अब तीनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं, इसलिए बाजार जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मॉल तो है नहीं जहाँ हम मॉडर्न जेठानी जा सके। तो क्या आप लोग इन कपड़ों में जाएंगी? सो वॉट, हम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हमें तुम जैसी संस्कारी देवरानी जैसा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये 6 मीटर की साड़ी और 36 गुण तुम्हें मुबारक हो। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानी मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर बाजार निकल जाती हैं। पूरे बाजार में नजर उन पर ही गड़ी होती है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक कार में स्टेला के स्कर्ट का हिस्सा फंसकर फट जाता है। डैम, मेरी ड्रेस! एना, मीशो, मुझे कवर करो। दोनों जेठानी उसे कवर कर लेती हैं। तभी वहां से गुजर रही गुंजन नाम की एक लड़की अपना दुपट्टा उसे देकर बोलती है, ये लो, ये दुपट्टा, थैंक यू सो मच। मेम साहब, ये तो हर दिन का हो गया है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए तंग छोटे कपड़े फैशन बन गया, मगर सूट साड़ी हम भारतीय महिलाओं का कल्चर है। और जानती हैं, सूट में दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है कि अगर कभी सूट की सिलाई उभर जाए तो हमें भरे समाज में रुस्वाना होना पड़े। और 6 मीटर की साड़ी में ही एक संस्कारी औरत की असली छवि उभरती है। इस तरह वह अनजान लड़की मॉडर्न जेठानियों को संस्कार के मायने सिखा जाती है। उस पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू इठला रहे थे। अगर हमने पहले ही अपनी देवरानी की बात मानी होती तो आज ना हम जेठानी की जग हसाई होती, ना ये दिन देखना पड़ता। इसके बाद तीनों जेठानी घर आकर अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं, जिसे देखकर देविका कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बस आप तीनों ने संस्कार का असल सबक सीख लिया, यही बहुत है। उस दिन के बाद से तीनों शहरी मॉडर्न जेठानी अपनी संस्कारी देवरानी के तौर तरीके सीखकर उनके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं। नई बहू का जादुई गाउन। पारुल एक मस्त मौला लड़की थी जिसे अलग तरह के गाउन पहनकर रील बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन, कौन सा गाना सेलेक्ट करूं? मेरा दिल ये पुकारे आजा, नहीं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, नहीं ये भी नहीं, इट्स द टाइम टू डिस्को, नहीं ये भी नहीं, मेहंदी लगा के रखना, सब बेकार हैं, इसी पर रील बनाती हूँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। उसके रील बनाते वक्त उसका भाई अमन आकर रील में नाचने लगता है। ये देखकर वो उसके सिर पर मारकर कहती है, अमन की बच्ची, पागल है क्या? तूने मेरी सारी रील खराब कर दी। अभी कूदना जरूरी था रील में तुझे? जब देखो हमेशा अकेले ही गाउन पहनकर रील बनाती रहती हो, कभी अपने भाई को भी बुला लिया कर। अच्छा, आजा तू भी गाउन पहनकर मटक ले, पर मेरी गाउन को हाथ मत लगाइयो। तेरी 10 किलो वाली भारी गाउन को हाथ लगाना भी नहीं है। पता नहीं कैसे पहनकर चलती है, फिर रील बनाती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। माँ, इस अमन के बच्चे को ले जाओ यहाँ से। देखना कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। सारी रील खराब कर दी मेरी। 4 दिन बाद जब शादी करके चली जाऊंगी ना, तब मुझे याद करके रोइयो फिर। बड़ा, मैं तुझे कुछ नहीं याद करने वाला। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तभी दरवाजे बंद करके वो अपनी रील बनाने लगती है। ये गाना अच्छा है, मेरे इस गाउन के साथ जचेगा। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे, बारी ना आए हमारी,
बराती देखी सारी, बारी न आए हमारी, बराती देखी सारी, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी डोरबेल बजती है। पारुल फट से उस पार्सल को लेने दरवाजे पर जाती है। पार्सल लेकर अंदर जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे अरे आराम से जा, यूं दौड़ क्यों रही है? कहीं चोट वोट लग गई तो दामाद जी कहेंगे, मम्मी जी ये तो मेरी पारुल नहीं है, क्या है इस डब्बे में? ओफो माँ, आपका दामाद मुझसे हर हालत में शादी करेगा, उसकी चिंता छोड़ो आप। ये देखो मेरा गाउन का पार्सल आ गया। वाओ माँ, जैसा सोचा था ये ड्रेस बिल्कुल वैसी ही है। बहुत तमन्ना है इस गाउन को पहनने की मेरी। ओहो, इतने सारे गाउन तेरे पास पहले से ही है, तो ये और क्यों मंगाए? क्या करेगी इसका जो इतना उछल रही है? ओहो मेरी भोली माँ, ये खास गाउन है, पूरे 1 लाख का। मनीष मल्होत्रा ने खास डिजाइन किया है। इसे पहनकर मैं विराट के साथ हनीमून पर मजे करूंगी, अच्छी अच्छी फोटो खींचूंगी, आप देखना। तभी अपना सिर पीटकर कुसुम कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। 1 लाख का तूने ये अजीब सा गाउन बनवाया है। अरे इतना तो तेरा शादी का लहंगा भी महंगा नहीं, जो सारे पैसे इसमें बर्बाद किए तूने। ओह माँ प्लीज, मेरा सपना था कि शादी के बाद इतना महंगा गाउन पहनूं। कुछ हो नहीं सकता है तेरा। ये कहकर कुसुम चली जाती है। पारुल अपने कमरे में वो गाउन पहनकर कहती है, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये गाउन मुझ पर बहुत जच रहा है, एक रील तो बनती है। तभी नाचते हुए वो रील बनाने लगती है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय। भूख भी लग रही है, थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ। रील बनाते हुए वो कॉफी पी रही थी कि उसकी कॉफी गाउन पर गिर जाती है और वो कहती है, बाप रे बाप, मेरा इतना महंगा गाउन खराब हो गया। अब तो माँ मुझे मार डालेगी। मैं रील कैसे बनाऊंगी अपने हनीमून पर? एक बार साफ करती हूँ। ये कहते ही वो अपना गाउन साफ करती है, मगर वो और गंदा हो जाता है। उसे ठीक कराने के लिए वो ड्राई क्लीन की शॉप पर जाती है और वहाँ भी नहीं होता। तभी रोते हुए मंदिर में जाकर वो प्रार्थना करती है, हे कान्हा जी, कुछ तो मदद कीजिए, मेरी शादी के सपने कैसे पूरे होंगे? माँ बहुत डांटेंगी, बहुत महंगा गाउन था ये। कान्हा जी मदद कीजिए, ठीक कर दीजिए मेरे गाउन को। प्रार्थना करके वो जाती है कि एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसके हाथ में मोर पंख था। दोनों का सेम बैग गिर जाता है। वो लड़का बैग बदलकर उठा लेता है और कहता है, अरे आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? माफ कीजिए, देख नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं। बहुत परेशान लग रही हैं आप। चिंता मत कीजिए, आप अपनी जिंदगी के नए सफर में बहुत खुश रहेंगी और दूसरों को भी खुश रखेंगी। जी। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ जाती है। अरे उस लड़की को कैसे पता कि मैं अपनी जिंदगी के नए सफर शुरू करने जा रही हूँ? खैर छोड़ो। पारुल कमरे में आकर उस गाउन को पटक देती है। तभी उसकी नजर अपने नए चमचमाते हुए गाउन पर पड़ती है। अरे मेरा ये गाउन तो बहुत खराब हो गया था, इतना चमक कैसे रहा है? लगता है जादू हो गया। थैंक यू सो मच कान्हा जी। ऐसे ही 2 दिन बाद उसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म नाच गाना करके हो जाती है और अगले दिन विराट से उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश करने के बाद सास कमला उससे कहती है, बहू, मैं शादी में ज्यादा लोगों को बुला नहीं पाई, इसीलिए कल रिसेप्शन की पार्टी है। तेरे पास ड्रेस तो है ना? अरे मेरा वो गाउन है ना, वही पहनूंगी मैं। हाँ माँ जी, मेरे पास है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अगले दिन पारुल रिसेप्शन की पार्टी में अपना वो सुंदर सा गाउन पहन लेती है। उसके चलते ही उस गाउन में से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर वो कहती है, अरे इस गाउन में से सिक्के कैसे निकल रहे हैं? कहीं मनीष मल्होत्रा ने सोने के सिक्के तो नहीं लगा दिए गाउन में? पर मुझे तो दिख नहीं रहे। वो दोबारा चलती है तो सोने के सिक्के फिर से उसकी गाउन से निकलने लगते हैं। ये तो कमाल हो गया। कहीं उस लड़के ने तो मेरा गाउन नहीं बदल दिया, क्योंकि ये पहले खराब था फिर ठीक हो गया और इसमें से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इसका मतलब कान्हा जी ने मुझे जादुई गाउन दिया है। थैंक यू सो मच कान्हा जी। पर अभी मैं सबके सामने बाहर जाऊंगी तो सिक्के प्लीज मत निकालना, जब जरूरत हो तब आना।
अरे वाह मेरी जान, तुम तो इस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुमने तो कटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दिया। अब चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं रिसेप्शन पर। तभी दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं जहां उनका फोटोशूट होता है। अचानक से कमला की तबीयत खराब हो जाती है और वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर कहता है आपकी मदर की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए, वक्त नहीं है। इतने सारे पैसे लाने में टाइम लग जाएगा, क्या करूं मैं? मुझे माँ जी की जान बचानी होगी विराट, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी ला कर देती हूँ। पारुल साइड में जाकर कहती है हे जादुई गाउन, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। तभी उसके जादुई गाउन से बहुत सारे पैसे निकल कर आते हैं। ये लेकर वो डॉक्टर को जमा करा देती है। 3 घंटे बाद उसकी सास को होश आता है। बहू, विराट माफ करना, मेरी वजह से रिसेप्शन खराब हो गया तुम्हारा। मुझे पता चला कि बहुत सारे पैसे लग गए, तो कहाँ से लाया बेटा? माँ, आपकी बहू ने आपकी जान बचा ली, उसी ने पैसों का इंतजाम किया। शुक्रिया बहू, मेरी जान बचाने के लिए। माँ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ आखिर। वक्त गुजरता है, पारुल अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। एक दिन उसके देवर के ऑफिस में आग लग जाती है। इस बात से परेशान होकर वो कहता है माँ, भाई, भाभी, मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, मेरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरे वर्कर्स रोड पर आ जाएंगे और मैं उनका परिवार कैसे चलेगा? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा दोबारा? देवर जी, मैं हूँ ना, आपको जितने पैसे चाहिए उतने बताइए, मेरे पास है। आप फिर से अपनी फैक्ट्री शुरू कर पाएंगे और आपके वर्कर्स भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सच भाभी? हाँ। पारुल अपने कमरे में जाकर दोबारा से गाउन पहनकर कहती है हे जादुई गाउन, मुझे देवर जी के लिए लाखों रुपए के पैसों की जरूरत है, मदद करो। पारुल के कहते ही गाउन से नोटों की गड्डियां निकल कर आती हैं। गाउन को वापस रखकर वो नोटों की गड्डी अपने देवर को देती है, जिसके बाद वो नई फैक्ट्री की शुरुआत करता है। ये देखकर सास कहती है बहू, घर में कोई सी भी परेशानी हो, तुम हमेशा आगे खड़ी रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू साक्षात लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। तू हमेशा पैसों से मदद करती है, लाखों में एक है तू, नजर न लगे तुझे। थू थू थू। शुक्रिया माँ जी। इस तरह पारुल के ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहते हैं। जिसके बाद पारुल अपना गाउन पहनकर विराट के साथ हनीमून पर जाती है, जहां उसे बेसहारा, गरीब, भूखे बच्चे दिखते हैं। अपने जादुई गाउन की मदद से वो उन बच्चों को तोहफे और ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और ऐसे ही सबकी मदद करती है। और उस गाउन का राज हमेशा राज रहता है। माँ और 5 गरीब चुड़ैल बेटियों की मकर संक्रांति। निशा खाई की तरफ देखते हुए अपना सिर पीट रही थी, लगातार रोई जा रही थी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? आज के दिन लोग इतना खुश होते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं। तूने तो मुझसे मेरी 5 बच्चियों को छीन लिया। कैसा भगवान है तू? मुझे मेरी 5 बच्चियां लौटा दे, वरना मैं भी इसी खाई में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। क्या मांगा था मेरे बच्चों ने तुमसे? सिर्फ वह मकर संक्रांति का त्योहार मनाना चाहते थे। उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह गज्जक, मूंगफलियां खानी थी, पतंगे उड़ानी थी, लेकिन नहीं। क्या भगवान, उन्होंने तुमसे इतना ज्यादा मांग लिया कि तुमने मेरी 5 बेटियों को ही मुझसे छीन लिया। आखिर इस बेचारी माँ के बच्चों की मौत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां निशा अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी 5 बेटियां, जो कि 6 से 12 साल के बीच की आयु में थीं, वो उन्हें खुद पाल पोस रही थी। उस गरीबी में दूसरे के झूठे बर्तन साफ करके अपने और अपना बच्चों का पेट पाल रही थी। जहां मकर संक्रांति आने के कुछ समय पहले ही बाजार में पतंग और गजक, गुड़पट्टी, रेवड़ियों की रौनक थी। ये देखकर एक दिन बाजार में आई 5 बच्चियां पल्लवी, पायल, सुधा, राखी, अनीता अपनी माँ से कहती हैं माँ, हमें भी पतंग उड़ानी है और गजक भी खानी है। हाँ माँ, देखो ना कितना सस्ता और सब कुछ, दिला दो ना। माँ, हमारे सारे दोस्त पतंग खरीद रहे हैं और मकर संक्रांति की खास चीजें भी, जो रेवड़ियाँ, गज्जक और मिठाइयाँ होती हैं, वो सब खा रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमें भी दिला दो ना। हाँ माँ, दिला दो, हम नए कपड़े भी पहनेंगे ना उस दिन। माँ, पिछले साल आपने वादा किया था कि आप अच्छे से मकर संक्रांति मनाओगी। इस बार तो आप हमें ये सब दिलाएंगी ना। माँ चलो ना, दिला दो। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये सस्ती चीजें भी मेरे लिए महंगी हैं।
मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए। हे भगवान, 4 दिन बाद ही मकर संक्रांति है। इन 4 दिनों में मैं कैसे पैसे कमाऊंगी? क्योंकि जो पैसे आते हैं वो 2 वक्त के खाना खिला देती हूँ मैं अपने बच्चों को। बच्चों की मकर संक्रांति में 4 दिन है, मैं तुम्हें 1 दिन पहले सब सामान लाकर दे दूंगी, ठीक है? अभी परेशान मत करो। ठीक है माँ। निशा अपनी 5 बेटियों को लेकर घर पहुंच जाती है। फिर वो अपनी मालकिन के यहाँ काम करने जाती है तो उसकी मालकिन टीना आकर कहती है, अरे निशा की बच्ची, जरा जल्दी जल्दी साफ सफाई कर दे, मेरी सहेली आने वाली है। मालकिन, आपसे एक विनती है, अगर आप मुझे पगार थोड़े समय पहले दे देती तो मैं अपने बच्चों के साथ मकर संक्रांति अच्छे से बनाती। बच्चे पतंग और गजक रेवड़ी मांग रहे हैं। वैसे तो मैं देती नहीं हूँ, पर सिर्फ तेरे बच्चों के खातिर मैं तुझे पैसे दे दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर मेरी सहेलियों पर स्वागत में खाने पीने में कोई कमी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए हर चीज का ध्यान रखना। जी मालकिन, कोई गलती नहीं होगी। ये बोलकर निशा साफ सफाई के काम में लग जाती है और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगती है। तभी उसकी 3 सहेलियां ईना, मीना, डीका आ जाती हैं। तभी ताली बजाकर टीना कहती है, अरे ओ निशा, जरा शरबत स्नैक्स लेकर आ। जी मालकिन, लाई। निशा वहां शरबत स्नैक्स लेकर जाती है और सबको देती है। इतने में मीना के पैर की वजह से निशा लड़खड़ा जाती है, जिससे शरबत का गिलास उसके ऊपर गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, जानती भी हो कितनी महंगी ड्रेस है ये। टीना, ये कैसी नौकरानी रखी है तूने अपने घर में? देखे इसने क्या किया। अब मुझे कोई पारी वारी नहीं करनी है, जा रही हूँ मैं। अरे मीना, ऐसा मत बोल, इससे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। निशा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ऐसा कुछ मत करना, फिर भी तुमने ये सब किया। अब मैं तुम्हें कोई पगार नहीं दूंगी, चली जाओ यहाँ से। मालकिन, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे त्योहार नहीं मना पाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी पैसे नहीं दूंगी, निकल जाओ तुरंत। गरीब कहेंगी, इसके साथ यही होना चाहिए। रोते हुए निशा घर से बाहर चली जाती है। अब मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी? वो मकर संक्रांत कैसे मनाएंगे? बहुत दुखी हो जाएंगे। हे भगवान, इतना गरीब लाचार भी मत बनाया करो किसी को, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा ना कर सके। तभी वो घर पहुंच जाती है। माँ, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो पायल बेटा, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं घर आ गई। 2 दिन बीत जाते हैं। पल्लवी कहती है, माँ, कल मकर संक्रांति है, आप हमें सामान दिलाने चलोगी ना आज? बेटा मुझे माफ करना, मालकिन ने मुझे पगार नहीं दिया, मैं तुम्हें ये सब सामान नहीं दिला सकती। बच्चे उसकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। तभी अनीता को उड़ती हुई पतंग दिखती है। दीदी, अगर माँ ने हमें पतंग नहीं दिलाई तो क्या हुआ? हम लूटी हुई पतंग को पकड़ कर तो उड़ा सकते हैं ना। चलिए ना, उस पतंग के पास चलते हैं, नीचे आ रही है। हाँ हाँ चलो, इसे पकड़ते हैं। अरे कहाँ भागी जा रही हो, रुको मैं भी आती हूँ। 5 बहनें उस पतंग के पीछे पीछे जाती हैं और खाई के नजदीक पहुंच जाती हैं। सुधा उस डोर को पकड़ने के लिए आगे चली जाती है और खाई में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए 4 बहनें भी कूद जाती हैं, जहां वो 5 एक पतंग उड़ाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती हैं। ये देखकर निशा रोते रोते बेहाल हो जाती है, अपना माथा पीटती है और भगवान को कोसती है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों को वापस दे मुझे। तभी उसकी 5 बेटियां चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और अपनी माँ के आंसू पोंछकर कहती हैं, माँ, आप मत रो, देखो हम वापस आ गए। मेरी बच्चियां जिंदा ना सही, पर तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पर ऐसी कुछ शक्ति है जिसकी वजह से आपको काम नहीं करना पड़ेगा, न परेशान होना पड़ेगा। ये देखिए, गजक पट्टी रेवड़ी। अनीता चुड़ैल बच्ची के चुटकी बजाते ही उसके सामने ये सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो निशा कहती है, अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। माँ, अब आप परेशान मत होना, कल मकर संक्रांत है, हम बहुत अच्छे से मकर संक्रांत मनाएंगे। 5 बच्चियां अपनी माँ के साथ अपने घर में जाती हैं। तो पायल कहती है, माँ, आपको ये घर बहुत पुराना सा नहीं लग रहा? क्यों ना हम इसे नया बना दें? हाँ बेटी, बना दो। तभी पायल अपने जादू से चुटकी बजाते ही घर को एक शानदार घर बना देती है। सुधा अच्छे फर्नीचर ले आती है। अनीता झूले को आंगन में सजा देती है। इस तरह 5 चुड़ैल बच्चियां घर में जरूरत का सारा सामान मौजूद कर देती हैं। उस दिन वो अपनी माँ की गोद में सोती हैं। अगले दिन पूजा पाठ करके बच्चियां अपने जादू से एक तरफ पलंग ले आती हैं तो दूसरी ओर तरह तरह के मकर संक्रांत वाली मिठाइयाँ, जिसे खाने के बाद वो कहती है, माँ, चलो ना पतंग उड़ाते हैं। हाँ हाँ
पतंग उड़ा लेना अच्छे से, पर उससे पहले ये खिचड़ी है तो खा लो, आज के दिन ये खास बनती है। ठीक है माँ, आप खिलाइए ना अपने हाथ से। तभी सब एक साथ बैठकर खुशी से मकर संक्रांति में बनी खास खिचड़ी को खाते हैं, फिर छत पर पतंग उड़ाते हैं। अरे राखी ढील दे वरना हमारी पतंग कट जाएगी। हाँ दे रही हूँ दीदी। अनीता जल्दी कन्ना बांध पतंग का, हमें भी उड़ाना है। सब पतंग उड़ा रहे हैं, हम भी उड़ाएंगे। हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। तभी दो गरीब बच्चे जिनके फटे हुए कपड़े थे वो पल्लवी की कटी पतंग के पीछे भाग रहे थे। ये देखकर पांचों लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ देखो ना, वो बच्चे हमारी तरह ही उस कटी पतंग के पीछे भाग रहे हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम उन्हें पतंग और गजक, खिचड़ी, गुड़पट्टी ये सब मिठाई बांटना चाहती हो ना, ताकि उनकी मकर संक्रांति भी अच्छे से बने। हाँ बिल्कुल, तो फिर चलो ना। ये कहते ही चुड़ैल पांचों बच्चियां रूप बदलकर बहुत सारी मकर संक्रांति की मिठाइयां और पतंग को लेकर गरीब बच्चों को बांटने जाते हैं। अरे चलो तुम भी पतंग उड़ा लो। शुक्रिया पतंग देने के लिए। ये लो बच्चों, ये मिठाई तुम सब मिल बांट कर खा लेना। इस तरह पांचों चुड़ैल बच्चियां अपनी शक्तियों के कारण गरीब बच्चों की भी मकर संक्रांति बहुत अच्छे तरीके से मनवाती हैं और वो पांचों भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाती हैं। नदी में जादुई सोने की लौकी पेड़। लखनपुर गांव में रहने वाली गरीब कलावती अपनी दो बेटियों ललिता और बबीता के साथ एक पुराने कच्चे घर में गरीबी में दिन काट रही थीं। कलावती ब्रिज बिहारी सिंह के खेतों में बीजों की बुआई कर रही थी। तभी बसंता बोलता है, कलावती बहन यूं भूखे प्यासे और कितनी देर खेतों में खड़ती रहोगी? पहले कुछ खाना खा लो। ये बनिहारी तो हम गरीबों के लिए हर दिन की बात है। जानती हूँ बसंता भैया, मगर मैं शाम को अपनी बेटियों के साथ ही खाती हूँ। ये बोलकर वह गरीब मजबूर माँ मगन होकर मेहनत करती जाती है। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और अंधेरा घिर जाता है। खेत का मालिक ब्रिज बिहारी खेत का दौरा करने आता है। ब्रिज बिहारी चाचा, मेरी दिहाड़ी दे दीजिए, मेरी बिटिया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे कलावती, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब से सभी का हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। अरे ब्रिज बिहारी काका, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। मेरे कंधों पर मेरी दोनों बेटियों की भूख का भार सवार है। अरे मैंने तेरा और तेरी बेटियों का बीड़ा थोड़ी उठाया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रिज बिहारी ने एक बार बोल दिया तो बस हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। ब्रिज बीमारी की झड़प सुनकर कलावती कमजोर कदम के साथ घर की ओर बढ़ने लगती है। घर के खत्ते खाली पड़े हैं और बगैर पैसों के बनिया राशन का एक दाना नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? जैसे ही कलावती घर पहुंचती है, उसकी दोनों बेटियां बबीता और ललिता बोलती हैं, माँ आप आ गई, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, हमें भूख लगी है। अपनी बेटियों को भूख से मचलता देखकर कलावती की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। माँ आप रो क्यों रही हैं? हे भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। मत रो माँ, मैं और ललिता पानी पीकर पेट भर लेंगे। कलावती की दोनों बेटियां पानी पीकर सो जाती हैं। उस रात कलावती अपनी गरीबी के दलदल में इस कदर धंस जाती है कि उस रात उस मजबूर माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा के लिए बुझ जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। उनका जीवन जैसे अंधेरों में डूब जाता है। बबीता दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ मर गई ललिता, वो भी बाबूजी के पास चली गई। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। बबीता दीदी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। भूख तो मुझे भी लगी है। भूखी बेसहारा बहनें खाने के लिए गांव में सभी का दरवाजा खटखटाती हैं, मगर कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता। भूख से भटकती हुई दोनों बहनें खाने की खोज में दूर निकल आती हैं, जहां उनकी नजर एक नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ पर टिक जाती है, जिसे देख बबीता बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, देखो ललिता, इतनी गहरी नदी के बीच ये लौकी का पेड़ कैसे तने खड़ा है? हाँ दीदी,
जरा ये देखो, इस जादुई पेड़ पर लटके सोने की लौकी कैसे जुगनू के जैसे चमक रहे हैं। आओ, नदी के किनारे जो नाव खड़ी है उसमें बैठकर तुम इस पेड़ के पास आ सकती हो। दोनों बहनें किनारे खड़ी नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ के पास आ जाती हैं। तभी जादुई पेड़ बोलता है, आओ बबीता, ललिता, मैं जादुई सोने की लौकी का पेड़ तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। इसके साथ सोने की लौकी का पेड़ झुक जाता है और बबीता हाथ बढ़ाकर एक सोने की लौकी तोड़ लेती है। तुम्हारा शुक्रिया सोने की लौकी के जादुई पेड़। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए प्यारी लड़की। तुमने मेरे ऊपर से एक लौकी के भार कम किया है। जब भी तुम्हें मदद चाहिए हो तो तुम यहाँ आ जाना। बेसहारा बहनें सोने की लौकी को ले जाकर सुनार के हाथों बेच देती हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे वह राशन लेकर घर लौटती हैं और बड़ी बहन बबीता खाना बनाती है। वाह दीदी, आज कितने दिनों बाद हम बहनों ने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ ललिता, ये सब कुछ उस नायाब नदी के जादुई सोने की लौकी के पेड़ से ही हो सका है। दीदी, अब तो हम अपने टूटे फूटे मकान को बड़े घर में बदल सकते हैं। हाँ ललिता, माँ ने बताया था कि बाबूजी ने बरसों पहले इस घर को कच्ची ईंट और फूस से बनाया था। इससे पहले कि ये घर ढह जाए, हम जादुई सोने की लौकी से बड़ा घर बना लेंगे। तो क्या दीदी, एक बार फिर हम उस नदी में खड़े जादुई सुनहरी लौकी को लेने जाएंगे? हाँ ललिता। दोनों बहनें अगली भोर नदी में बसे जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव खेवकर नदी के बीचों बीच आ जाती हैं, जहां पेड़ पर पहले से भी ज्यादा सोने की लौकी लदे होते हैं। उनकी चमक आसमान में बिछे तारों की तरह नदी के चारों ओर बड़ी टिमटिमाहट बिखेर रही थी। आओ प्यारी लड़कियों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जादुई लौकी के पेड़, हमारा कच्चा घर टूटने की कगार पर है और वह बहुत बिच्चम बिच्चा भी है। हमें एक बड़े घर की जरूरत है। बड़ा घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी सोने की लौकी की जरूरत होगी। चाहो तो मुझ पर लदे ये सारे लौकी ले जाओ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद जादुई पेड़ जोर जोर से झूमने लगता है, जिसे पेड़ पर लटकी सुनहरी लौकी गिरने लगती है, जिसे ले जाकर दोनों बहनें उन्हें सुनार से बेच देती हैं और बहुत जल्दी उनका बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वह खुशी से रहने लगती हैं। मगर पूरे लखनपुर गांव में बेसहारा बहनों के घर की चर्चाएं होने लगती हैं। फिर एक दिन बसंता हांफता भागता हुआ उनके पास आता है। ललिता, बबीता, दरवाजा खोलो। बसंता काका, आप यहाँ इतनी देर रात के? मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने सभी रईस रजवाड़े का किवाड़ खटखटा कर देख लिए, मगर कोई भी मुझ गरीब को कर्ज नहीं दे रहा। सूदखोर ने भी हाथ खड़े कर दिए। मेरी मदद करो। रोना बुजदिली की निशानी है बसंता काका, चलिए हमारे साथ। दोनों बहनें दबे पांव रात के अंधेरे में बसंता को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती हैं। ललिता, बबीता, ये तो मुझे कौन सी जगह ले आई हो? इस नाव में बैठ जाइए काका। दोनों बहनें बसंता को लेकर नदी में नाव खेवकर आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वह जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास आते हैं, रोशनी की जलजलाहट बढ़ती जाती है। तभी नाव रुकती है। तभी जादुई पेड़ जाग उठता है। सोने की लौकी की रोशनी रात के अंधेरे में नदी के चारों ओर छिटकी हुई थी, जो अपने आप में अनोखी थी। ये कैसा जादुई पेड़ है जो सोने की लौकियों से लदा हुआ है? बसंता, ज्यादा सोच विचार मत करो। तुम्हारी बीवी की हालत बिगड़ रही है। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। मगर तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कैसे पता? ये एक तिलिस्मी नदी है, जिससे होकर जो भी मुझ जादुई लौकी के पेड़ के पास आता है, उसकी दशा मैं पहले ही जान जाता हूँ। बसंता जादुई पेड़ पर लटके हुए सोने की लौकी को तोड़कर घर की ओर चल पड़ता है। तभी उनके जाते ही एक बंजर पेड़ की ओट में छिपा लालची ब्रिज बिहारी नाव में बैठकर पेड़ के पास आता है। पता था मुझे, ये अनाथ बहनों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही थी। आज पता चला कि इनके रईसी का राज इस नदी में बसा जादुई लौकी का ये पेड़ है। अब इसे जड़ समेत उखाड़ कर मैं इसे अपने हवेली के आंगन में बो दूंगा।
फिर सारी सोने की लौकी मेरी होंगी। जैसे ही लालची ब्रिज बिहारी लौकी के पेड़ को छूता है, पेड़ गुस्से से गरजते हुए उसे नदी के ठंडे पानी में फेंक देता है। तभी बसंता और दोनों बहनें नदी किनारे खड़ी ये नजारा देख रही होती हैं। अरे मोरी मैया, मर गया रे, ये कैसा पागल पेड़ है, अरे बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, तुझ जैसे लालची लोगों का यही हश्र होना चाहिए। ऐ मेरी नदी, इसे खुद में संभाले। जादुई सोने की लौकी के पेड़ के बोलते ही नदी में एक बड़ी लहर उठती है जो ब्रिज को ले डूबती है और दोनों बहनें बोलती हैं, आखिरकार लालच इन्हें ले डूबा। इस तरह नदी का पानी ब्रिज बिहारी के लालच के कारण उसे ले डूबता है, जिसके बाद बेसहारा बहनें नदी के बीच बसे जादुई लौकी के पेड़ से लखनपुर गांव में गरीबी मिटाकर लोगों के जीवन को आबाद करके गरीबों के लिए उनका गढ़ ठहरती हैं। भूत और चुड़ैलों की ट्रेन यात्रा। अबे सल्लू, शाहरुख यार, मैं भूतिया दुनिया में बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ फन और चिल करना चाहता हूँ। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ सैफू, हम ना इंसानों की दुनिया में ट्रेन में घूमने चलते हैं। हमने सुना है वो लोग ट्रेन में भी जाते हैं, तो मजा करते हुए जाते हैं। अरे हाँ सल्लू, तो बिल्कुल झकास बोला। अरे मैं तो अपनी डार्लिंग करीना चुड़ैल को ले आऊंगा, हम दोनों ट्रेन में बहुत मजे करेंगे। अरे मैं अपनी कटरीना डार्लिंग को ले आऊंगा। अबे यार, ये चीटिंग है। तू कटरीना को ले गया और ये करीना को ले गया, तो मैं किसको ले जाऊं? ओए, भूल गया तू शादीशुदा है। चुपचाप से गौरी भाभी को ले जा, नहीं तो वो तुझे मार के काला कर देंगी। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था, मेरी शादी हो रखी है। ठीक है, सामान बांध लो, आज शाम को ही हम निकल रहे हैं। पता नहीं लोग ट्रेन में कैसे रहते हैं, देखते हैं आज जाकर। कुछ ही देर बाद अपनी प्रेमिकाओं के साथ तीनों सामान बांधे आ जाते हैं और हाथ में मोमबत्ती लिए दूसरी दुनिया में जाने का आह्वान करते हैं। तभी गोलाकार में बिजली जैसी रोशनी के अंदर से निकलकर वह इंसानी दुनिया में आ जाते हैं, जहां उनके सामने बदनाम मुन्नी नाम का एक स्टेशन आता है। अरे वाह, हम दूसरी दुनिया में आ गए, बल्ले बल्ले। सैफू, ये तुम मुझे यहाँ ले आए, हम यहाँ मजे तो कर पाएंगे ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलो अपना स्टेप करें। अरे वाइट वाइट फेस देखे दिल वो बीटिंग फास्ट, ससुरा डांस मारे रे, ओ वेरी हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे रे, दिल डांस मारे दिल ये डांस मारे। सल्लू डार्लिंग, जरा देखना स्टेशन का नाम क्या है। लगता है तुम्हारी भाभी यहाँ भी बदनाम हो गई, तभी स्टेशन का नाम मुन्नी बदनाम पड़ गया। क्या? तो ऐसी बात पर जोरों से नाचो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? हाँ, मैं करूं? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तभी गौरी चुड़ैल अपना पर्स घुमाकर शाहरुख भूत के सर पर मारती है और कहती है, जब देखो हर जगह अपनी बाहें फैलाने लग जाते हो, यहाँ तुम्हारा कोई फैन नहीं है समझे, यहाँ मैं हूँ। हे गौरी, अरे ऐसे मत करो, मेरे दोस्त हमें देखकर क्या बोलेंगे? ठीक है, अब दोबारा नहीं करूंगी। चलो ट्रेन में घूमने ले चलो ना, ट्रेन की यात्रा कराओ। तुम सब यहीं रुको, मैं ट्रेन की टिकट लेकर आता हूँ। भूतिया सल्लू टिकट काउंटर के अंदर घुसकर कोई सी भी 6 टिकट उठा कर ले आता है। देखो मैं टिकट ले आया, 5 मिनट बाद की ट्रेन है, हमें उसमें चढ़ना होगा। सल्लू बेबी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पकौड़ी शकौड़ी लेकर आओ ना, यहाँ बन रही हैं। ओए, जा रहा है तो हमारा भी सामान ले आ, 2 चिप्स के पैकेट और 1 चाय मेरे लिए। सल्लू देवर जी, जरा मेरे लिए माजा की बोतल और पकौड़े ले आना। अरे मैं इतना सारा सामान कैसे लाऊंगा? शाहरुख तू चल मेरे साथ, इन सबको तो मैं बाद में बताऊंगा। तभी दोनों भूतिया दोस्त ये सब सामान लेने जाते हैं कि इतने में उनकी ट्रेन आ जाती है और वह सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी खाली सीट पर बैठ जाते हैं। तभी कैटरीना चुड़ैल कहती है, हम यहाँ ट्रेन में आ तो गए हैं, पर मजे कैसे करें? मुझे तो सब बोरिंग ही लग रहा है।
अरे थोड़ी देर रुको, हमें नहीं पता लोग यहाँ कैसे घूमते हुए जाते हैं। लोगों को देखेंगे तो वही चीज करेंगे। बोला था ना तुमसे, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर क्यों नहीं आए? अरे कोई बात नहीं कटरीना, अभी ट्रेन में कुछ आएगा तो खा लेना। हाँ। तभी ट्रेन में सामान बेचने वाला आता है और कहता है, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, बोलो चाय 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 चाय, 5 रुपए का कप, केवल 5 रुपए का चाय चाय चाय। अरे भैया जरा 6 कप चाय देना। भूत, चुड़ैल, अरे अरे भागो। अरे अरे अरे, हमें देखकर भाग क्यों गए? तुम दोनों की शक्ल देखकर भाग गया चाय वाला। अरे तुम पागल हो क्या सल्लू, हम सब भूत और चुड़ैल हैं और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया इसलिए डर कर भाग गए हो। अगर ये लोग हमसे यूं ही डरते रहे तो हम मजे कैसे करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे? इंतजार करो, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। उन्हें तो लग रहा होगा कि हम उन्हें मारने या डराने आए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तभी करीना चुड़ैल को जोर जोर से खांसी आती है और वह पानी मांगती है, तो पानी मांगने आगे के डिब्बे में जाता है जहाँ इंसान उन्हें देखकर डर जाते हैं। भूत। अरे अरे क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सैफू अब ठीक तो है ना? एक और भूत आ गया, बचाओ, कोई बचाओ, हमारी ट्रेन में भूत है। अरे प्लीज प्लीज हमसे डरिए मत। हम जानते हैं कि हम भूत और चुड़ैल हैं, पर हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो बस ट्रेन की यात्रा करने आए हैं। हाँ, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम बस आप लोगों की तरह ही खुश मिजाज जिंदगी जीने आए हैं, इस ट्रेन का अनुभव करने आए हैं। क्या मुझे पानी मिल सकता है? पानी पी लो। तभी करीना चुड़ैल पानी पी लेती है और वह दोनों चुड़ैल आकर इन लोगों को नमस्ते करती हैं, तो इनके प्रेमी भूत भी सबको नमस्ते करते हैं और इंसानी लोगों से कहते हैं, अरे ये भूतिया लोग हमें कुछ नहीं करने देंगे। मुझे ऐसा लगता है हमें इन पर विश्वास कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, आओ बच्चों बैठो, पहली बार सफर कर रहे हो ना तुम लोग ट्रेन से? जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अरे तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, चलो हम सब मिलकर अब खाना खाते हैं। बहुत मजा आता है ट्रेन में, सब लोग एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, नाच गाना होता है। जो अलग अलग जगह से आता है वह अपने अलग अलग तरीके का खाना खिलाता है, अपनी बातचीत करता है। एक खाली सफर में अनजान लोग कैसे हम सफर बन जाते हैं, ये तुम्हें अनुभव होगा। जी आपने ठीक कहा। तभी ट्रेन में बैठे इंसानी लोग अपना खाने का डब्बा निकालकर बहुत ही इंसानों के साथ मिलकर बैठकर खाते हैं और हंसते हुए बातें करते हैं। अरे वाह जी, आपने तो बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। आप सबका खाना बहुत बढ़िया है। या इट्स रियली वेरी टेस्टी लंच। बहुत ही फीका फीका हो रहा है, असली रंग जमाए क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरी बारी अब। चलिए चलिए चलिया, रूप चुरा ले तू ऐसी है चलिया, चलिए चलिए चलिया, हाथ ना आए तू ऐसी है चलिया। तभी एक बार फिर गौरी चुड़ैल अपने भूतिए शाहरुख को पर्स मार कर कहती है, सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहे हैं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे ना? अरे अरे जान बची तो आने दो। अरे आंटी प्लीज मैं गाऊंगा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो मैं क्या कहूँ। कायनात में तुम सा हसी, तारीफ क्या है मैं उसे बता सकूं। हाय मैं मर जावा गुड़ खाकर। मैं भी परफॉर्मेंस दूंगी। तो मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सोनी वे, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े पे। भाई साहब आप क्यों शांत बैठे हैं? अरे थोड़ा हमारे साथ नाच गा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगा लिया हमने चश्मा और ये हमारा गिटार। अब देखिए जरा अंदाज। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम।
अरे वाह भूतिया भाई, आपको तो अलग ही दबंग रुतबा है। हाँ, तभी लोग प्यार से हमें चुलबुल पांडे बोलते हैं, चुलबुल पांडे। ट्रेन में भूतिया लोग इंसानी लोगों के साथ नाचते गाते मजे करते हुए अपने सफर को तय करते हैं। एक एक करके सारे इंसानी लोग अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तभी वह बुढ़िया और राहुल कहते हैं, तुम्हारी भूतिया पार्टी के साथ हमें बहुत मजा आया। हमारा स्टेशन आ गया है, अब हमें जाना होगा। हाँ सच में, आप लोगों ने हमारे सफर में 4 चांद लगा दिए। शायद फिर मुलाकात हो या ना हो। कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। हमें भी आपके साथ इस ट्रेन यात्रा में बड़ा आनंद आया। हमें भी चलना होगा। नमस्ते। बाय बाय, अच्छे से जाना आप लोग। इस तरह से वह भूतिया लोग करंट लगा स्टेशन पर उतर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं, वैसे इस ट्रेन यात्रा में बहुत मजा आया। इंसानी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। हाँ बिल्कुल, तो चलो चलें। तभी वो एक मंत्र बोलते हैं जिससे उनके सामने वही रोशनी वाला गोला आ जाता है, जिसके अंदर जाते ही वह अपनी भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं।